अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं सैटरडे नाइट लाइव विद जो जी डी टेक ऑन लाइफ एपिसोड नंबर 8 के साथ। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मामूल पर आना शुरू हो गई है। सऊदी अरब में काफ़ी सारे ऑफिस खुल रहे हैं और लोगों को उन्हें काम पे वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तो देखें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी तरह धीरे धीरे ज़िंदगी और थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ वापस आएगी। हम लोगों को भी 8 हफ्ते हो गए हैं आप लोगों के साथ गपशप करते, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था ये कोरोना के ट्रेंड के साथ। तो वो तो अल्लाह का फजल है, काफ़ी बेहतर हो गया। कोरोना काफ़ी हद तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंट्रोल हो गया, लेकिन मेरे ख्याल लोगों ने उसके साथ अब दे हैव लर्न टू लिव विद इट। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये ऐसे ही रहेगा और हमें इसके साथ ही रहना है। और नो डाउट बस हमने प्रिकॉशंस लेने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करना है, उनके साथ चलना है। क्योंकि ये कोरोना तो कहीं जाने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जब तक इसकी को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं बन जाती, और ना सिर्फ ये कि बन जाती बल्कि क्लिनिकल टेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये अप्रूवल साइकिल से गुजरती है और फिर आम में लोगों को दस्तयाब हो जाती है, तो तब तक हमने ज़िंदगी तो बंद नहीं रह सकती। इसलिए ज़िंदगी चलती रहेगी। अब वो ज़िंदगी चलानी कैसे है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और एहतियाती तदाबीर जो हैं कुछ माहिरीन ने बैठ के तय किए हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही बेसिक किस्म के हैं। बेसिक तो यही है कि भाई अपना हाथों को साफ़ रखें, हाथ धोते रहें और मास्क लगा के घूमें, दस्ताने पहन के घूमें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, समाजी फासला जिसको कहते हैं, वो बरकरार रखें। बड़ी गैदरिंग्स में इकट्ठे ना हों। जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद हों वहाँ कोशिश करें कि आपसे और दूसरे मौजूद लोगों में कम से कम 1.5 से 2 मीटर का फासला हो। तो इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को एज़ मच एज़ पॉसिबल जितना नॉर्मल करके गुजारने की कोशिश कर सकते हैं वो करें। क्योंकि अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये वायरस, ये बीमारी इतनी जल्दी सफ़ाई हस्ती से गायब होने वाली नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म बख्शा है उसकी मदद से हम लोग कोई ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे पहले भी इस तरह की बीमारियाँ आती नहीं हैं, ताउन आता रहा है, प्लेग थी या पोलियो था, जिसको हम लोगों ने जब जिस तरह के पेंडेमिक्स आए पुराने ज़माने में तो बहुत ही डेवास्टेटिंग किस्म के थे, लेकिन फिर साइंसदानों ने उस पर काम किया और उसकी वैक्सीन बनाई। और फिर अब अल्लाह का फजल है कि इन बीमारियों का आजकल वजूद तो है, लेकिन इनसे कोई खातिर खा इंसानियत को ख़तरा नहीं है। तो इसी तरह उम्मीद है कि करीब आने वाले दिनों में या कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा ही कोई हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। साइंसदान और इंसान मिल के किसी ऐसी चीज़ पे मुत्तफ़िक हो जाएंगे, कोई ऐसी ईजाद या कोई ऐसी दरियाफ़्त हो जाएगी जो कि इस कोरोना का तोड़ होगा। अनटिल अनलेस हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे एहतियाती तदाबीर हैं, उन्हीं पे अमल करके हम लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मलसी की तरफ ले जा सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है? थोड़ा सा फासला रखें, हाथों को साफ़ करते रहें और हाथों को साफ़ करने के अलावा नहा धो के साफ़ सुथरे रहें, अपने हाथों को वक्तन फ़वक्तन धोते रहें, लोगों से फासला रखें और मास्क लगा के घूमें। तो खैर ये तो कोई कोरोना की बात नहीं, तो ज़ाहिर है जब तक लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा, इसको हम देखते रहेंगे। तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज मेरे ख्याल है को होस्ट शायद कहीं बिज़ी हैं, वो तैयार हो जाएंगी तो आ जाएंगी, चक्कर लगा लेंगे। और नंदलेस बाकी भी लोग ऐसा ऐसा ऑनलाइन आना शुरू हो जाएंगे तो हम उनको देखेंगे। तो भाइयों, मैं अभी मेरे पास एक पुरानी किताब की है, मेरे ख्याल है मैंने ली थी ज़माना तालिब इल्मी में। तो भी वो बहुत पुरानी को बात है, तो बहुत अर्सा हो गया। मेरे ख्याल है जब मैं अल्लाह भला करे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था, उस वक्त मैंने ये किताब ख़रीदी थी। ये मजमुआ है बहुत सारे शायरों की शायरी का। तो उसमें जो है ना एक मोहसिन नकवी की नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए, आप जो भी दोस्त वगैरह देख रहे हैं या आ रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए मैं ये शेयर करना चाहूँगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चाँद भी कितना उदास लगता है। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चाँद भी कितना उदास लगता है। ये ख़त्म वसल का लम्हा है रायगा न समझ, ये ख़त्म वसल का लम्हा है रायगा न समझ, कि इसके बाद वही दूरियों का सहरा है। जी देखिए, बाबा का फ़ोन बिजी है, आराम से को अपना फ़ोन दे जाओ, आराम से।
मैं हमसे अच्छा अब मामा से कहो उसको आरिफ का iPad दे दो। अच्छा मैं भी देता हूँ बाबा, थोड़ी देर में फारिग हो जाए फिर मैं देता हूँ बेटी को। मेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरी छोटी बेटी आ गई थी, उसको बाबा का फ़ोन चाहिए था, तो मैंने उसको बताया भी बाबा का फ़ोन बिज़ी है, तो वो थोड़ी सी अपसेट होकर जो है ना आ गई है। तो नंदरलेस वापस आते हैं हमारी शायरी की तरफ। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद कितना उदास लगता है। ये ख़त्म वस्ल का लम्हा है, रायगा न समझ कि इसके बाद वही दूरियों का सहरा है। कुछ और देर न झड़ना उदासियों के शजर, कुछ और देर न झड़ना उदासियों के शजर, किसे ख़बर तेरे साये में कौन बैठा है। ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है। कुछ इस कदर भी आसान नहीं है इश्क तेरा, कुछ इस कदर भी आसान नहीं है इश्क तेरा, ये जहर दिल में उतर कर ही रास आता है। मैं तुझको पाके भी खोया हुआ सा रहता हूँ, मैं तुझको पाके भी खोया हुआ सा रहता हूँ, कभी कभी तू ठीक समझा है मुझे। उसे गंवा के मैं ज़िंदा हूँ इस तरह मोहसिन, कि जैसे तेज़ हवा में चिराग जलता है। मोहसिन नकवी जो है ना बहुत ही अच्छे शायर हैं। इसका एक और शेर भी है मोहसिन नकवी का कि मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब छुपा है मोहसिन, मैं जिस शख्स को छू लूँ वो मेरा नहीं रहता। पूरी नज़म तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका एक शेर जो है वो याद रह गया कि मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब छुपा है मोहसिन, मैं जिस शख्स को छू लूँ वो मेरा नहीं रहता। और बाकी काफ़ी सारे शायर हैं इसके अंदर। मिर्ज़ा गालिब की भी है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो है ना वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल शायर लगता है, क्योंकि उसको समझना जो है ना वो हर शख्स के बस की बात नहीं है। इसलिए मिर्ज़ा गालिब की काफ़ी सारी शायरी जो है ना वो अक्सर मेरे भी सर के ऊपर से गुजर जाती है, वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती मुझे। जैसे ये एक अब्बास ताबिश एक और हैं शायरी, कहते हैं कि पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन उसी से काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहाद व मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा ज़ख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। वैसे शायरी मैंने देखा कि मोस्टली जो है ना वो बड़ी दुख भरी दर्द भरी होती है, या हो सकता है मेरे पास ही ऐसी दुख भरी दर्द भरी कलेक्शन हो। इमरान होने लगे, इमरान और यूँ मैं। तो बाकी ये जो मजमुआ है ना इसमें भी मैं सोच रहा था कि यार कोई ऐसी गज़ल ढूंढूं जो थोड़ी सी अच्छी सी, थोड़ी सी प्यारी सी, थोड़ी रोमांटिक किस्म की हो, लेकिन वो घूम फिर के सारा मजमुआ जो है ना वो थोड़ा डिप्रेसिंग और जुदाइयों वाला और बड़ा उस तरह से है। जैसे ये शानुल हक की, ये तो खैर नज़म भी गाई थी किसी ने कि तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। दिल के मारों का ना गम कर के ये अंदाव नसीब, ज़ख्म भी दिल में ना होता तो कराहे जाते। कम निगाही के हमें ख़ुद भी कहाँ थी तौफ़ीक, कम निगाही के लिए उज़र ना चाहे जाते। ए काश अब्र बहारी तेरे बहके से कदम, मेरी उम्मीद के सहरा में भी गाहे जाते। हम भी क्यों दहर की रफ़्तार से होते पामाल, हम भी हर लग़्ज़रिश मस्ती को सराहे जाते। है तेरे फितने रफ़्तार का शहरा क्या क्या, गरचा देखा ना किसी ने सराहे जाते। दीना मोहलत हमें हस्ती ने वफ़ा की, वरना और कुछ दिन हम गमे हस्ती से निभाए जाते। बहरहाल ये मेरे ख्याल है मजमूआ किताब जो मेरे पास है वो मजमूआ किताब ही जो है ना सारे का सारा कोई दुख भरी शायरी से, मेरे ख्याल है मैं जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था ना उन दिनों जैसे वो एक फ़ेज़ होता है लड़कों पे गुजर रहा होता है कि किसी लड़की ने धोखा दे दिया, तो उसके बाद मेरे ख्याल है मैंने जाके ये किताब ख़रीदी थी। अपने स्कूल में जो मेला लगता है ना, सालाना किताब मेला लगता है, उसके अंदर से मैंने ख़रीदी थी।
तो उसमें सारे वो मेरे ख्याल को डिप्रेसिंग किस्म के छोड़ के जाने वाले और उदास शेर व शायरी है। मेरा एक दोस्त नुमान मुख्तार चौधरी ऑनलाइन आया है रहीम यार खान से। अच्छा वैसे मैं जब भी ना, मेरा बचपन का दोस्त है, जब भी मैं नोमी से एक तो छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ, जब भी मेरे ज़बान में नुमान का नाम आता है ना या नोमी से आता है, खैर वैसे तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ याद आ जाते हैं, लेकिन अभी चूँकि शायरी हो रही थी तो शायरी के हवाले से ना एक वो नज़म है, नक्ता है, या उस ज़माने में ये एक एज ए SMS मैसेज चला था, तो ये हम दोस्तों ने बड़ा मतलब आपस में शेयर किया था। और जब भी इकट्ठे होते थे हम बड़ा इस पर पढ़ते थे, इसको हंसते थे कि एक हर्फ तसल्ली का, एक हर्फ मोहब्बत का, ख़ुद अपने लिए उसने लिखा तो बहुत रोया, पहले भी शिकस्तों पे खाई थी शिकस्त उसने, लेकिन तेरे हाथों से हारा तो बहुत रोया। तो ये मैं और नुमान और हसन वारिस और फवाद वगैरह जब मेरे ख्याल में जब भी दोस्त इकट्ठे होते थे, ये उन दिनों मेरे ख्याल है SMS चला हुआ था, तो ये SMS बहुत ज़्यादा हम लोग आपस में शेयर करते थे, मैसेजेस भेजते थे। और जब भी इकट्ठे होते थे या कोई भी बात हो, बात बेबात जो है ना, इस शेर को, इस कते को हम ज़रूर बीच में घुसाते थे कि भाई पहले भी शिकस्तों पे खाई थी शिकस्त उसने, लेकिन तेरे हाथों से हारा तो बहुत रोया, एक हर्फ तसल्ली का, एक हर्फ मोहब्बत का, ख़ुद अपने लिए उसने लिखा तो बहुत रोया। नंदलस तो ये आगे चलते हैं, पुरानी यादें हैं बचपन की, लड़कपन की, और जो नई नई जवानी हुई थी उसकी यादें हैं। तो हम लोग अपनी रिवायत बरकरार रखेंगे और हम आपको टिप्स देते रहेंगे। अभी तक जितनी भी हमने सेहत के हवाले से टिप्स शेयर की हैं, मेरे ख्याल एक थी वो जो हमने शेयर की थी चेहरे पर दाग और धब्बों और छाइयों की। ज़हीर भाई ऑनलाइन आ गए। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम हो गया सर आपको। उसमें यह था कि आपने पुदीने का पेस्ट बना लेना, उसमें थोड़ा सा सिरका मिला लेना है। हाँ, ये नुमान एक्नॉलेज कर रहा है कि बाकी अपने वक्त में, जो मेरे ख्याल है ये 2006-2007 की बात है, SMS वगैरह बहुत चले थे और बहुत ज़्यादा ही हम लोग ना जब भी यार दोस्त इकट्ठे होते थे तो ये शेर व शायरी ज़रूर पढ़ते थे। तो अभी मैं वही किचन क्लिनिक में और देख रहा था मैंने कि यार पता नहीं लोग ट्राई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। अगर वालेकुम सलाम जाहिद अकरम, किसी ने अगर ट्राई किया हो यार वो जो है चेहरे पे पुदीने का लेप और सिरके का लेप लगाने का, जिससे सुना है कि आपके चेहरे के दाग और छाइयाँ कम होते हैं। ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने हुस्न इतना दिया हुआ कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अच्छा, दूसरा फिर हमने पिछली दफ़ा शेयर किया था कि आपने वो जो है ना स्लिमिंग टॉनिक बनाना है। स्लिमिंग टॉनिक में मेरा ख्याल है पता नहीं कहाँ चला गया, उसमें सिरका था और सेब था, तो उसका आपने इकट्ठा करके उसको बना के पीना था। खैर मेरा ख्याल है किसी ने शुरू नहीं किया। नंदलेस कोई शुरू करे या ना करे, अगर किसी के उसमें फ़र्क पड़ता है को, आपकी उर्दू बहुत वीक है सर, मेरी पश्तो बहुत वीक है। हाँ मुझे याद आया नोमी, हम लोग इन लाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा एडिशंस करते थे, बल्कि हमने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी की थी इन लाइंस की कि लेकिन तेरे हाथों से हारा तो बहुत रोया। और बाकी जो है वो एक और नज़म बहुत फेमस थी, पॉपुलर थी, मैं उसके शुरू का मतलब पूरा मिसरा भी पहला नहीं पढ़ सकता, लेकिन थोड़ा सा जो है ना उसमें कहूँगा कि है अर्ज़ ज़िंदगी अरमान, वो काफ़ी निकली थी, हम लोग उसको पढ़ते थे। तो वो पूरी जो है ना इस तरह के स्टेज पे या इस तरह के मंच पे वो नहीं पढ़ी जा सकती कि है अर्ज़ ज़िंदगी अरमान क्या हो रहा है। तो वैसे फिर इमरान खान आ गया तो लोगों में उसमें इमरान खान पे बहुत बनाई, फिर पाकिस्तान पे बहुत बनाई। वो जहाँ भी अलिफ मदा नून वाला काफ़िया मिलता था ना, तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा उस नज़म को चलाते थे। तो हमने भी अपने ज़माने में बड़ा तालिब इल्मी का कॉलेज का ज़माना जो है ना, वैसे उस वक्त ना ये बात है, खैर कॉलेज तो ख़त्म हो गया था, प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके थे। मेरे ख्याल उस वक्त बात है 2006-2007 की। उस वक्त मैं US से वापस आया था और मंगनी मेरी हो चुकी थी। मंगनी से शादी के दरमियान का अरसा था। पेरेंट्स सऊदी अरब में होते थे, मैं पाकिस्तान में था, दोस्त वगैरह वहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो उस वक्त हमारी रूटीन ये होती थी कि जैसे इन लोगों ने बैंक में काम करते थे ये दोनों, जैसे इन लोगों ने बैंक से फारिग होना, हम लोगों ने वहाँ पे रहीमर खान में एक फ़ेमस स्पॉट था, अब तो पता नहीं बहुत सारे खुल गए, लेकिन हमारे ज़माने में एक होता था जुगनू चौक। तो जुगनू चौक पे जाके ना हम लोग वहाँ पे बैठा करते थे सारे दोस्त वगैरह। मैं था, नुमान मुख्तार चौधरी था, हसन वारिस था और फ़हद बिन अफजल था। 4-5 दोस्त जो है इकट्ठे डेली हमने वहाँ पे इकट्ठे होना, गपशप करनी और जो भी हमारी हैबिट्स थी, मतलब डेली की बैठक वहाँ पे लगा करती थी। बड़ा अच्छा माहौल था यार, अब तो पुराना वक्त था वो। उसके बाद खैर मैंने रहीम खान छोड़ दिया, बाकी दोस्त जो हैं वो कुछ और भी दोस्त रहीम खान छोड़ गए, दूर दूर हो गए। अब जब जाते हैं तो अब तो काफ़ी सारे स्पॉट्स और बन चुके हैं। वो स्पॉट तो मेरा ख्याल है अब बैठने वाला नहीं रहा, और भी रहीम खान में काफ़ी जो है वो कैफ़ेटेरियाज़ और कैफ़ेज़ और कॉफ़ी प्लेसेस खुल चुकी हैं।
जहाँ पे बैठते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिर हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे वक्त बढ़ता है मसरूफ़ हो जाता है, तो वो पुराना वक्त, वो पुरानी टाइम नहीं रहते। तो जब भी दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं ना, तो वो एक फ़िल्म थी इंडिया की, दिल चाहता, उसका एक सीन मुझे याद आता है कि वो 3 दोस्त इकट्ठे कहीं छुट्टी में जाते हैं, तो वो उसे कहता है कि यार कितनी ज़बरदस्त हमारी वेकेशन गुजरी, कितना अच्छा टाइम गुजरा। तो हम 3 दोस्त वादा करते हैं कि हम लोग हर साल जो है ना छुट्टियाँ मनाने यहाँ गोवा आया करेंगे, गोवा नहीं गोवा। हम तीनों दोस्त हर साल जो है ना वो छुट्टियाँ मनाने इधर गोवा आया करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो उनमें से उनका एक दोस्त होता है, वो थोड़ा ना सिनिकल किस्म का, प्रैक्टिकल किस्म का लड़का होता है, थोड़ा डिप्रेस भी कह सकते हैं। वो उनसे कहता है कि यार तुम हर साल यहाँ आने की बात कर रहे हो, तुम हर साल यहाँ आने की बात करते हो, हर साल आना तो दूर की बात है, तुम लोगों ने ये सोचा है कि जब हम अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाएंगे, जॉब्स में बिज़ी हो जाएंगे, फैमिलियाँ हो जाएंगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तो साल में एक दफ़ा छुट्टी पे आना तो दूर की बात, साल में एक दफ़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत ही, और हाँ, ये प्रैक्टिकलिटी है लाइफ की कि बचपन की दोस्तियाँ जो हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसके बाद कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कनाडा चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, यार दोस्त जो हैं वो बिखर जाते हैं। ये तो फिर अभी भी अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे ये सोशल मीडिया, फेसबुक और जूम और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे इजीली रेडली अवेलेबल हैं, तो हम लोग कम से कम अब एक दूसरे से दोबारा राब्ते में रह सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितना भी ज़्यादा ये चीज़ें अवेलेबल हैं ना, उतना ठीक है, इनका फ़ायदा है, नंदलेस आप राब्ते में रहते हैं, लेकिन उतना ही एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको चूँकि हर वक्त हर किसी की अपडेट मिलती रहती है, तो इसलिए जब आप फिज़िकली एक दूसरे से सामने मिलते हैं तो फिर करने के लिए बातें बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपको गायबाना जो है ना अपडेट वो रहती है हर किस्म की। जैसे मैं भी लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था, दोस्तों से मुलाकात हुई थी, तो बस वो सारी बातें कन्फर्मेशन वाली ही थी, क्योंकि कितने बच्चे हो गए, कहाँ छुट्टी गुजारी, क्या किया, वो सारा आप ऑनलाइन देखते रहते हैं। ये ज़हीर ने बिल्कुल साथ बात की है कि लोग एक सिटी में होकर भी नहीं मिलते। अभी मैं दमाम में, खुबर में रहता हूँ यहाँ सऊदी अरब में, और हमारे काफ़ी, चूँकि मैंने बचपन में यहाँ पाकिस्तानी स्कूल से पढ़ा था, तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पे जो अभी भी खुबर में ही मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है अपनी अपनी ज़िंदगी में हर कोई बिज़ी है, कोई बच्चों में बिज़ी है, कोई फैमिली में बिज़ी है, कोई वाइफ के साथ बिज़ी है, तो उतनी मेल मुलाकात जो है वो एक शहर में होने के बावजूद भी नहीं हो पाती। ये बात ज़हन वैसे ठीक ही है कि जो लोग दूर हो, यार वैसे मैं इस चीज़ से नहीं, जिसने मिलना होता है ना वो मिल लेता है यार। टाइम जो है ना वो निकालने से निकलता है। अगर आप वक्त निकालो तो क्या दूर और क्या नज़दीक, अगर टाइम निकाल लिया ना तो टाइम आप निकाल लेते हो। अगर आपने नहीं निकालना तो फिर आप बहाने बना लेते हो कि यार वो फलाना दूर हो गया है, वो दूसरे शहर चला गया है। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, अब मैं मतलब उनसे 10 साल बाद भी मिलूँ, 8 साल बाद भी मिलूँ, 12 साल बाद भी मिलूँ, 20 साल बाद भी मिलूँ, लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं उनसे आप जब भी मिलते हो तो वो वक्त निकालते हैं आपके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक शहर में रहते हुए भी, 24 घंटे के एक्सेस होते हुए भी आप उनको फ़ोन करो, यार अच्छा कहाँ हो, कैसे हो, तो वो मसरूफियात बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त जो है वो निकालने से निकलता है। ये तो खैर उसकी नीयत थी ऐसी, वो कोई क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कोई सत्यवादी हरीश चंद्र नहीं था, या वो नॉस्ट्रोडामस नहीं था कि फ्यूचर देख लेता था। वो तो उसकी नीयत ही ऐसी थी, उसे पता था कि भाई मैं इन कमीनों से नहीं मिलूँगा। ये कमीने जिस तरह मुझे गलत नंबरों से फ़ोन करके और गलत इन्फॉर्मेशन से मुझे बता के उल्टी सीधी कहानियाँ लगा के मिलने की कोशिश करते हैं, अच्छा मैं लोगों से ना मिलूँ, दूर रहूँ। तो खैर, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ना आज का टॉपिक जो है मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा। बात करते हैं यार, माई टेक ऑन लाइफ जो है ना रिलेशनशिप्स में, चाहे वो किसी किस्म के भी हों, दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, दो तरह के आपके रिलेशनशिप होते हैं। एक होते हैं आपके प्रैक्टिकल रिलेशनशिप्स और एक होते हैं आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स। अब इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है भाई, अब मैं जैसे किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो उस वक्त मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं, चूँकि ऑब्वियसली मेरा उनके साथ 24 घंटे का उठना बैठना है, तो मेरा उनसे एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप कायम हो जाएगा, लेकिन वो मेरा उनके साथ एक प्रैक्टिकल किस्म का रिलेशनशिप होगा। जब तक मैं उस कंपनी में हूँ उन लोगों से मिलता रहूँगा, 24 घंटे उनकी शक्लें देखनी है, डेली आना उनकी शक्लें देखनी है। और जब उनसे कंपनी मैंने छोड़ दी, किसी और कंपनी में चला गया, तो फिर हर बंदे से वो ताल्लुक़ नहीं रहेगा, क्योंकि उससे मेरा एक प्रैक्टिकल किस्म का रिलेशनशिप था। और वो जो प्रैक्टिकल रिलेशनशिप होता है उसके अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चूँकि वो प्री डिफाइंड होती हैं, इसलिए वो वैसे की वैसी रहती हैं। भाई जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे कोई आपके अंडर काम करता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, वो प्री डिफाइंड हैं, आप उनको रख के लेके चलें। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में तो आपको किसी किस्म की कोई
तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो आप किसी और को हायर कर लेंगे वो काम करने के लिए, वो काम करेगा तो वेल एंड गुड। जब आप वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपने वो कंपनी छोड़ दी है, वो जगह छोड़ दी है, वो एटमॉस्फेयर छोड़ दिया है, वो एनवायरनमेंट छोड़ दिया है, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी जो उस बंदे की, चूँकि आपको उसके साथ प्रैक्टिकल किस्म का रिलेशनशिप था, वो वहीं रह जाएंगी। यू विल मूव ऑन। और उसके बाद अगर वो बंदा आपको 3-4 साल बाद मिलता भी है, 2 साल बाद मिलता भी है, और वो अगर आपको हेलो हाय नहीं करता और आँख बचा के गुजर जाता, तो आपको किसी किस्म का, मेरा ज़ाती मानना ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है था, एक जगह एक कंपनी में काम करते थे, एक प्रैक्टिकल किस्म का रिलेशनशिप था, तो क्योंकि हम दोनों फॉर द टाइम बीइंग अलाइन हुए थे, और ठीक है, दैट वाज इट। तो लेकिन साइकोलॉजिकली होता ये है कि जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो आपके नॉन प्रैक्टिकल किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसमें आपके रिलेटिव्स आ गए, दोस्त आ गए, उसमें अब होता ही है कि साइकोलॉजिकली या एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है, एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती हैं। आप दोस्त है आपका, आप मिलते हो, इकट्ठे टाइम गुजारते हो, बॉन्डिंग होती है, क्लोजनेस होती है, तो एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि भाई अगर तो आप अपनी ज़ात को खुश रखना चाहते हैं ना, तो किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को आप ट्रीट करें ऐसे कि वो एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप उस शख्स से खुलूस में कोई कमी कर दें, या आप उस शख्स के साथ जो है अपने सिंसेरिटी में कोई कमी कर दें। नहीं, आप उस रिलेशनशिप को एज़ मच एज़ प्रैक्टिकल रख सकते हैं, उसे प्रैक्टिकल रखें, उसे इमोशनल ना होने दें। भाई मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मेरा कोई दोस्त है, तो मैं ज़ाती तौर पे उस लेवल पे पहुंच गया हूं कि मैं किसी से कोई इमोशनल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। अब भाई मैं गया, फ़र्ज़ करें मैं काफ़ी अर्से बाद लंदन गया, वहाँ पे मैंने, मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार हम बिज़ी हैं। तो ठीक है, मतलब आई टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है यार, मैं आया था, मैं अपने टाइम से फ़ारिग होकर अपनी वेकेशन निकाल के आया था, अब अगला नहीं फ़ारिग तो ठीक है, बिज़ी है तो बिज़ी है, जब वो फ़ारिग होगा तो हो जाएगा, तो उस बात को आप दिल पे ना लें। लेकिन होता ये है कि चूँकि आप अपने रिलेशनशिप्स को इमोशनल रखते हैं, उनको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके नहीं जाते हैं, तो फिर आप हर्ट फील करते हैं कि यार ये क्या बात है, मैं मतलब इतने हज़ार मील सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ और मैंने इतना टाइम निकाला और ये किया है, आगे से वो बंदा मुझे टाइम ही नहीं दे रहा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस और इस तरह की वो चीज़ें वहाँ पे आती हैं जहाँ आप अपने रिलेशनशिप को इमोशनली ट्रीट करते हैं। और ये एक इंतहाई नेचुरल बात है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक इंतहाई नेचुरल प्रोसेस है और ये एक इंतहाई हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि आपकी कुछ लोगों के साथ, कुछ रिश्तों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। भाई मतलब अगर मेरा दोस्त है, हम कॉलेज के दोस्त हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं कि भाई मैं इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के, इतना टाइम निकाल के छुट्टियां मनाने पाकिस्तान गया हुआ हूँ, तो मैं इस बंदे को फ़ोन करूँगा तो वो अपनी सारी दुनिया छोड़ छाड़ के है जो वो आ जाएगा। मतलब ये एक इंतहाई, मेरे नज़दीक, दिस इज़ टोटली माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है ना, ये बिल्कुल नोमी ने सही कहा कि कुछ लोग एटीट्यूड दिखाते हैं। ठीक है ना यार नोमी, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा बिजी नहीं भी है ना और आपको एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, या मैं को बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, या मैं को बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, तो ठीक है यार, गुड फॉर हिम। मतलब आप उस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल रखें। अच्छी बात है यार, तुम बिजी हो, अल्लाह ताला तुम्हें और बिजी रखे, या तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें और बड़ा आदमी बना दे, गुड फॉर यू। मैं उस चीज़ को मतलब एक पर्सनल या कोई इमोशनल जो है ना उसको वो नहीं लूँगा। मैंने फ़ोन किया एक दोस्त को, हेलो, जैसे लास्ट टाइम हम आए थे, कोशिश की एक दोस्त को हेलो हाय करने की कोशिश की, हंसी मजाक किया, ये किया वो किया, बंदा बिजी था, ठीक है यार, ओके बिजी है, फ्री होगा तो फ्री होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसमें मतलब कोई इमोशनल ऑब्लिगेशन या कोई किसी किस्म की ना, हाँ ये बात तो है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी इफ़ यूर पॉजिटिव। तो बात ये है कि मतलब पॉजिटिव रहे और इन चीज़ों से ना इमोशनल कनेक्शन। तो मेरी बेटी आई है, क्या लेके आई है मेरी बेटी कैंडी लेके आई थी, भाग गई मेरी बेटी, कैंडी लेके आई थी। तो भाई यही बात है। और इस चीज़ों को ना इंसान को, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मैच्योर होके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके ना इन चीज़ों को लेना चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना टेक ऑन लाइफ ये है कि भाई अगर आप इन चीज़ों को वेल इस्टेब्लिश कर लें अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स में भी, भाई जैसे अब मेरा भाई है या मेरा कज़न है, मैं भावलपुर गया, मैंने कज़न को फ़ोन किया, उसने कहा यार अच्छा सॉरी मैं बिज़ी हूँ अभी, तो ठीक है यार कोई नहीं, होगा बिज़ी, तो इसमें ऐसा कोई हर्ट होने वाली बात या मतलब मुझे एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना कि भाई मैंने उसके लिए ये किया, या वो मेरा कज़न है उसको ऐसे करना चाहिए, या वो मेरा बचपन का दोस्त है उसे मेरे लिए ऐसे करना चाहिए। तो जितना आप इन एक्सपेक्टेशंस से अपने आप को डिस्टेंट कर लेंगे ना,
उतना आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ कंटेम्प्ट हो जाएंगे। जब आप अपनी ज़ात के साथ कंटेम्प्ट हो जाएंगे और किसी और के एक्शन से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है आप जो है ना एक पॉजिटिव और हेल्थी बिहेवियर की तरफ चले जाएंगे। और ये अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। वो है ना कि भाई इंसान बहुत जगह से जब ठोकर खाता है ना, तो फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल पत्थर होता है। मतलब दिल पत्थर तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर वो एक मिजाज में एक अंडरस्टैंडिंग और एक इस तरह की स्कल्पचरनेस आती है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई आप देख लें, कोई बिल्कुल जाता है नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ बंदा बैठता है और आप दोस्तों लाइफ में चले जाते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे भाई मैं रहीम खान वापस आया और मैंने अपने 10 दोस्तों को फ़ोन किया, 10 में से 4 आ गए, तो आई शुड बी हैप्पी यार। मतलब ठीक है 4 आ गए, आई एम वेरी हैप्पी कि 4 आ गए हैं। और जो 4 आ गए हैं मैं उन 4 को पूरा टाइम दूंगा। और जो 6 नहीं आए हैं वो नहीं आए हैं भाई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा डिप्लोमेट हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आदमी जो है ना वो अपनी सिंसियरिटी रखे, लेकिन वो जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, उसको बंदा मैनेज करना सीखे। और उसको मैनेज इस लिहाज से करे कि अगर किसी शख्स ने कुछ किया या नहीं किया, आप अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको उससे फ़र्क ना पड़े। नाउ दिस इज़ वेरी ईजी, मतलब इसको कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और अभी मैं वही बात कर रहा था कि जैसे होता है ना कि यार आप शुरू में कोई चीज़ स्कल्प करने की कोशिश करते हो या किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हो, तो उस पर मतवातर, मतलब जैसे आप लोहे को मोल्ड करते हो तो उस पर मतवातर आप ज़रबे लगाते चले जाते हो। पहली ज़रब लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ना मतवातर उसको ठोकरें लगती रहती हैं, मतवातर उस पर ज़रबें लगती रहती हैं। या इवन मतलब आप देख लो, छोटी सी अगर आप एग्जांपल ले लो, आप एक टूथपिक लो और उस टूथपिक को अपने हाथ में चुभो, आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर आप वो बार बार कॉन्स्टेंटली जो है ना उस चीज़ को पोक करते रहो, तो आप एक तरह से मतलब उसको रेजिस्टेंस डेवलप कर लोगे उस चीज़ के लिए, और फिर एक वक्त आएगा कि वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना कि यार जब ये चीज़ें आपको बॉदर करना छोड़ देंगी, तो उस वक्त की जो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हैप्पीनेस है ना, जो सेल्फ कंटेम्प्ट है, वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का, मैं ये कहूँगा कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। और जब बंदा उस डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच जाता है ना, तो फिर वहाँ जाके मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस तो ये है कि फिर रहने का मज़ा ही अलग है। कि भाई ठीक है है, आप अगर कोई बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो करे, नहीं करा तो नहीं करा। मतलब मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि एक तरह से ना आपके अंदर एक शान बेनियाजी आ जाती है। अब हो सकता है कुछ लोग उसको ये देखें कि भाई इसको बड़ा नाक आ गया है, ये कोई बहुत बड़ा मतलब अपने आप को कुछ चीज़ समझता है। मैं इस चीज़ को इस पैराए में नहीं लेता कि भाई आपके अंदर कोई मतलब एक एटीट्यूड आ गया है या आप मतलब अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हो। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि भाई दुनिया में ठोकरें खाने के बाद और बहुत सारे लेसन्स लर्न लेने के बाद इंसान के अंदर वो बार बार एक टर्मोइल से गुजर के, बार बार एक्सपेक्टेशंस को फ्लॉप होते देख के, उनको मतलब मीट ना होते देख के, आदमी बार बार एक वो क्या कहते हैं, एक सोशल, एक साइकोलॉजिकल टर्मोइल से गुजर के आदमी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा बेनियाज हो जाता है कि भाई अच्छा ठीक है यार, कोई आएगा तो आएगा, कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा। किसी के आने या ना आने से, या किसी को मुझे एक्नॉलेज करने से या मुझे एक्नॉलेज ना करने से, किसी और शख्स की ज़ात से मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब इंसान उस जगह पे पहुंच जाता है ना, उस स्टेटस को बंदा अचीव कर लेता है कि किसी और के होने या ना होने से, या किसी और के अप्रिशिएट करने या अप्रिशिएट ना करने से, या किसी और के एक्नॉलेज करने या एक्नॉलेज ना करने से आपकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेनियाज हो जाते हो। जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो ना, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में रहने का मज़ा ही एक अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात करना छोड़ दो या आप लोगों से मिलना छोड़ दो, नहीं, आप लोगों से बात करें, आप लोगों से पूरे खलूस दिल के साथ उनसे ताल्लुक़ रखें। आपकी सिंसियरिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, आपकी किसी किस्म की जो है कमिटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ, दी ओनली डिफरेंस इज़ कि अगर आपको इन रिटर्न जो एक्सपेक्टेशंस हमारी सोसाइटी ने सेट की हुई, ये नहीं कि आप, क्योंकि आपने तो एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी ना, फिर जो एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी ने सेट की हुई हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी ना, तो जो आपकी एक बेनियाजी का एलिमेंट आपके अंदर आ गया है वो आपको हर्ट नहीं होने देगा। और जब आप हर्ट नहीं होंगे, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो फिर आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। क्योंकि आदमी ज़िंदगी में अनहैप्पी तब होता है जब उसको एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, या जब वो डिसअपॉइंटेड होता है, या जब वो हर्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से बालातर होकर गुजरने के लिए
बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ना एक बेनियाजी का थोड़ा सा एलिमेंट लेके आएँ। मैं प्रैक्टिकली ज़ाती तौर पे इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत जो है ना आपको ज़िंदगी में एटलीस्ट इमोशनली स्टेबल करेगी, जब आप अपनी फितरत के अंदर थोड़ी सी बेनियाजी लेके आएंगे कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, उस बंदे के लिए जान हासिल। लेकिन अगर नहीं है तो ठीक है यार, नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। इंसान जो है ना वो कहते हैं ना कि अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराज ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बन सकता ना बन, अपना तो बन। तो वही बात है कि आपको कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि यार, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि आप ज़िंदगी में कभी भी अपने तमाम तर जानने वालों को खुश और सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। दैट इज़ अ फैक्ट। हाय उस्मा, हाउ आर यू? तो दैट इज़ ए फैक्ट। आपकी मतलब वाइफ है, आपके इन लॉज हैं, आपके भाई हैं, बहनें हैं, कज़न हैं, भतीजे हैं, दोस्त हैं, कोवर्कर हैं, आम लोगों से आपका इंटरेक्शन है। ये एक फैक्ट है कि आप एट ए टाइम इन तमाम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दैट इज़ ए ट्रू फैक्ट। तो बजाय इसके कि बंदा कोशिश करता रहे हर दूसरे बंदे को खुश करने की, जो शख्स आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जिसके होने से सब कुछ है, और वो है आपकी अपनी ज़ात। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। तो भाई होना ये चाहिए कि आप सबसे पहले जो ना अपने आप को सेटिस्फाई करें। जब आप सेटिस्फाई होंगे ना और आप थोड़े से बेनियाज हो जाएंगे, आप सेल्फ कंटेन्ड हो जाएंगे, आप सेल्फ फुलफिल्ड हो जाएंगे, आप सेल्फ रिजिलियंट हो जाएंगे, आप अपनी ज़ात में मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर ही जो है ना आप बाकी लोगों को मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि जिस बादल के अंदर खुद पानी नहीं है ना, वो बरस नहीं सकता। तो सीधी सी बात है भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को मुकम्मल करें, और जब आप मुकम्मल हो जाएंगे, अपने आप को मुकम्मल करने के लिए ना वो थोड़ा सा एक बेनियाजी का एलिमेंट अपने अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और बेनियाजी से मेरी मुराद ये नहीं है कि मैं आप लोगों से बात करना छोड़ दें या लोगों के साथ एरोगेंट हो जाएं या लोगों को एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दें। बेनियाजी से मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को इमोशनली इस तरह से ट्रेन करें कि अगर कोई शख्स हमारी सेट नॉर्म्स पे, आपकी ज़ाती नहीं, सोसाइटी के सेट नॉर्म्स पे पूरा नहीं उतरता, तो आप कहें ठीक है यार, उसकी होगी कोई मजबूरी, नहीं आ सका तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जब आपको ये चीज़ जेन्युइन हो जाएगी ना आपके साथ कि यार अगर कोई चीज़ नहीं हो सकी, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैं अपनी ज़ात में ही खुश हूँ, तो ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस स्टेट ऑफ माइंड में आने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और भाई वो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, यो लो, आप ज़िंदगी में एक बार पैदा होते हैं, एक ही बार मरते हैं। तो इसलिए जो है ना कोशिश ये करें कि आप अपनी ज़िंदगी को सेटिस्फाइड करके अपनी ज़ात के साथ खुश करके गुजारें, क्योंकि जब आप अपनी ज़ात के साथ खुश होंगे ना तो फिर बाकी सारी दुनिया आपसे खुश होगी। और अगर बाकी सारी दुनिया खुश नहीं भी होगी तो वो एक बेनियाजी का एलिमेंट आपके साथ होगा कि आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अभी हम उसमें ये बात करते हैं कि लोगों में टॉलरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजरे, तो अपने आप को इतना इमोशनली स्टेबल करें, अपने आप को इतना इमोशनली सेल्फ कंटेम्प्ट करें कि ये एक थोड़ी सी बेनियाजी अपने अंदर पैदा करें। और दिस इज़ ईजियर सेड देन डन। इसको कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपकी अंदर एक शान बेनियाजी आ जाएगी और आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, या और ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमारा मुआशरा हो, वो लोग आपसे जुड़े हुए करीबी लोग भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, भाई, पेरेंट्स और इन लॉज, बीवी, स्पाउस, दोस्त, अफिलिएट्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि कोई और क्या कहेगा। आपको ज़िंदगी में सबसे पहले इस बात की परवाह होनी चाहिए कि भाई मैं क्या करूँगा। हाँ, और अगर आप उसमें थोड़ा सा रिलीजियस एलिमेंट डालना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ इस बात की परवाह होनी चाहिए कि भाई मैं, सबसे पहले इस बात की परवाह होनी चाहिए कि अल्लाह ताला क्या सोचे, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं। उसके बाद ये कि ठीक है, अगर मैं वो फॉलो कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ। जब आपने इन दो चीज़ों को खुश कर लिया ना, अल्लाह ताला की ज़ात को, अगर आपने वो रिलीजियस एलिमेंट बीच में लेके आना है, तो आप अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करें और अपनी ज़ात को खुश करें, और फिर बाकी सारी बातें छोड़ दें। जब आपके अंदर वो बेनियाजी का एलिमेंट आ जाएगा ना और आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे, तो फिर आपको जाके एहसास होगा कि यार इस तरह तो जीने का मज़ा ही अलग है।
अगेन इट्स वेरी ईजियर सेट देन डन। इसको कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। होता ये तभी है जब इंसान वक्त की चक्की के अंदर पिसता है और हालात और वाक़यात में घूमता है, गर्दिश अय्याम से गुज़रता है और बार बार जो है ना उसमें ठोकरें खाता है, ज़रबें खाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, हर्ट होता है। आहिस्ता 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 वो इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है ना एक रेजिलियंस डेवलप कर लेता है, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और जब इंसान उन चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है जहाँ एक बेनियाजी उसकी फितरत और नेचर का हिस्सा बन जाती है, तो वहाँ जीने का मज़ा ही अलग है। तो भाइयों, आज के प्रोग्राम को हम यहीं जो है वाइंड अप करते हैं, राउंड अप करते हैं, क्योंकि आधा घंटा हो गया। तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। रैप अप करते हैं इसको। शुरू में हमने एक दो गज़लें शायरी वगैरह पढ़ी थी और इस नतीजे पहुँचे थे कि मेरे पास जो कलेक्शन मौजूद है शायरी की, वो सारी की सारी जो है वो ऐसी है कि जैसी होती है, मतलब दुख भरी शायरी और हिजर के लम्हों की और उस तरह की। मैं कोशिश करूँगा अगली दफ़ा के लिए कोई अच्छी सी प्यार भरी मत भरी शायरी ढूंढ के लाऊं, जिसमें मोहब्बत की बातें हों, प्यार भरी और अच्छी मिलन मिलाप की बातें हों। तो या तो वरना मेरे पास तो वही जहन में भी वही रात याद रहती हैं कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। लेकिन नंदलेस तो हमने आज बात की इस हवाले से कि भाई इंसान जो है उसे चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अगेन दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, यू हैव द फुल राइट टू डिसएग्री। अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो दैट इज़ योर ओन ओपिनियन। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान को अपनी फितरत के अंदर एक ज़रा सा बेनियाजी का एलिमेंट क्रिएट करना चाहिए। हमें इस चीज़ से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई और हमारे साथ किस तरह का रवैया या व्यवहार रखता है। भाईजान, ये चादर जो है ना सफ़ेद होती तो आप ये बात कह सकते थे, लेकिन नॉनदलेस तो मैं उसको वाइंड अप कर रहा था कि भाई एक थोड़ा सा बेनियाजी का एलिमेंट होना चाहिए कि इंसान को, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा या किसी और का मेरे साथ रवैया कैसा है, आपको ये देखना है कि भाई मेरा रवैया लोगों के साथ कैसा है। और जो कर रहा है वो अपनी ज़ात की, अपने अक्कासी कर रहा है अपनी ज़ात की, और जैसा कर रहा है करता रहे, मेरी ज़ात पे उससे मिनिमम फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़रा अब इंसान है, फ़र्क तो में पड़ता है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पड़े। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ ना पड़े, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्टेट पे भी आ जाते हैं कि आपको मिनिमम फ़र्क पड़ता है किसी और के एक्शन से, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में जीने का मज़ा ही अलग है। बंदा कोशिश करे, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट मत करो किसी से। अगर कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, यार बहुत अच्छा कर रहा है और आप जो है उसके लिए थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, आप उसका इस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि यार अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो वो वाकई उसने बहुत अच्छा किया है, एंड आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल। लेकिन आप जो है ना उसको फॉर ग्रांटेड एक्सपेक्टेशंस, भाई चूँकि ये शख्स मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए इसकी जिम्मेदारी है कि अभी ऐसा करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शख्स आपका बचपन का दोस्त है तो वो बहुत अच्छी बात है, एंड यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि भाई ये शख्स आपकी ज़िंदगी में क्या माने रखता है। अब इन रिटर्न वो क्या कर रहा है, लेट इट बी ऑन हिम, भाई वो उसकी अपनी ज़ात की अक्कासी है, वो जो कर रहा है वो अपनी ज़ात की अक्कासी कर रहा है। आप अपनी ज़ात की अक्कासी करते रहें और इस चीज़ को मिनिमाइज़ करें कि लोगों के एक्शन से आपको फ़र्क पड़े, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में जीने का मज़ा ही अलग है। तो भाइयों, वी विल वाइंड अप राइट नाउ। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन ऑन द कंट्री लोग कहते हैं कि जो उम्मीद पे दुनिया कायम है वो एक और तरह की उम्मीद होती है। लेकिन इंसानों से उम्मीद जो है ना, इंसानों से जो एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हम लगा लेते हैं, वो वाकई, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं ये कहूँगा कि वो आपकी जो है ना एक सुकून जो आपने अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद तो सुकून और खुशी ही है ना, क्योंकि भाई वरना और क्या मकसद है भाई, आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और उस सुकून को अचीव करने के लिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक वो शान बेनियाजी पैदा करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो अगेन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे आपसे बात होगी और नेक्स्ट सैटरडे फिर किसी एक और सब्जेक्ट, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक और दिल की बात को आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक स्टे सेफ, या अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला अगले सैटरडे 8 बजे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।